समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवली निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है बदलती जीवन शैली के बीच हड्डियों के स्वास्थ्य की देखभाल। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं हड्डियां मजबूत रहेंगी तो शरीर भी मजबूत होगा, क्योंकि हड्डियां ही तो शरीर को सहारा देती हैं, रक्षा करती हैं और कैल्शियम जैसे खनिज जमा करती हैं। मजबूत हड्डियां शरीर को गतिशीलता देती हैं, आसानी से चलने फिरने और दैनिक कार्यों को करने में सक्षम बनाती हैं। हड्डियों का कमजोर होना, उनकी बीमारियां और उन्हें मजबूत रखने के उपायों पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार और राम मनोहर लोहिया अस्पताल की वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्वेता। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, आपके मन में इससे संबंधित सवाल है तो आप हमें कार्यक्रम से आप इससे जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 23310481 23717117 23717106 और 23314444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर विजय, आपसे शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है हड्डियों को कैसे मजबूत रखें, तो अमूमन हड्डियों में क्या क्या बीमारियां होती हैं और क्यों जरूरी हो जाता है कि ये हड्डियां हमारी मजबूत रहें? हाँ, नमस्कार श्रोता जी। हड्डी की जो बीमारियां होती हैं वो हर एज पे हो सकती हैं। वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हो सकती हैं। और जहाँ तक मजबूत रखने की बात है वो आप बचपन से ही शुरू होता है। आप अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, जब आप युवा अवस्था में, तब आप स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, आप वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और आप अच्छी डाइट लेते हैं, बेसिकली जैसे कि कैल्शियम रिच डाइट, जैसे दूध हो गया, दूध का सेवन हो गया स्पेशली बच्चों में, और वो बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। और दूसरा ये है कि एक चीज़ देखी जाती है कि जो कैल्शियम होता है वो बॉडी के अंदर 30 साल, नॉर्मली 30 से 35 साल तक ही स्टोर होता है। तो मतलब उसमें आपकी मतलब बढ़ता है, उसके बाद में धीरे धीरे कम होने लगता है। स्पेशली तो ये ज़रूरी है कि आप जो युवा अवस्था है 10 से लेके 20-25 साल तक, और यंगस्टर को दूध पीना चाहिए। हाँ, दूध पीना चाहिए। और बाद में भी आप एक अच्छा मतलब डाइट लीजिए, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो खैर नॉन वेजिटेरियन में तो फिश हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, और बहुत चीज़ें हैं जैसे अंडा हो गया। इन सब में कैल्शियम की काफ़ी हद तक मात्रा होती है और ये सब आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं। जी राकेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। राकेश जी नमस्कार जी, मेरा प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में तो डॉक्टर विजय, आजकल जो हम देख रहे हैं बड़े बुजुर्ग, बल्कि ये कहीं युवाओं में भी हड्डियां कमजोर होने के मामले बहुत सामने आ रहे हैं, तो जो है इसका क्या कारण है? शायद राकेश जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल सुनते हैं। जी राकेश जी। हेलो राकेश जी, आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। राकेश जी, आप अपना सवाल, हमें आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा स्पष्ट बोलिए। हाँ जी, जैसे कि बर्फ के कारण जो है, जो हमारे हाथ पैर जो है जाम हो जाते हैं, तो इसमें हड्डियों पे कितना फर्क पड़ता है और उससे हमें कैसे बचना चाहिए, जैसे हमारे बर्फ गिरती है? हाँ, जैसे आपने बताया बर्फ गिरती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको चोट ना लगे, क्योंकि जब बर्फ गिरती है तो स्लिपरी होता है। तो आपको एक तो वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है कि आप अपना मतलब सेफ्टी रखें उसमें, जब भी निकलें बर्फ गिरी हो, स्पेशली जब मतलब
स्लिपरी हो तो आप गिरे ना तो उससे हड्डी टूट सकती है, चोट लग सकती है। सेकंड ये है कि जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ पर सनलाइट की कमी होती है, तो लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि ऐसी जगह पे ऑस्टियोपोरोसिस या फिर हड्डी कमज़ोर होना एक बीमारी होती है, बिकॉज इसको बोलते हैं जब सनलाइट नहीं मिलती है, जिससे कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कम होती है, तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करना चाहिए, वो आपको लेना चाहिए, और डाइट अपनी अच्छी रखनी चाहिए। इस बीच महाराष्ट्र से श्रीपद झाकड़े जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मैं श्रीपद झाकड़े बोल रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं वृद्धाश्रम में रहता हूँ, तो जैसे वृद्धों में जैसे फ्रैक्चर होता है हड्डी की कमजोरी से, तो उसमें क्या करते हैं कि डॉक्टर लोग ट्रैक्शन लगा के छोड़ देते हैं, तो जल्दी रिकवर होने के लिए क्या इलाज होता है, मतलब उसमें? तो आपका सवाल जो श्रीपाद झाकड़े जी, जो मुझे समझ आया वो ये है कि वृद्धावस्था में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो जल्दी कैसे हड्डी की रिकवरी हो, यही था ना सवाल? हेलो जी, श्रीपद जी जैसे पूछ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग या कहीं भी पूछें, आजकल हड्डियां वैसे बहुत फ्रैक्चर भी हो रही हैं, और उसके लिए क्या हमें और अपनाना चाहिए जिससे कि हमारी हड्डियां जल्दी जुड़ जाएं? हाँ, तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो आपको जैसी अगर हड्डी कोई फ्रैक्चर हो या कोई चोट लगे तो आप ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के पास जाइए, ना कि कोई मतलब बोन सेटर या इसके पास जाइए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये है कि उसके बाद में जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है, या प्लास्टर लगेगा या फिर ऑपरेशन होगा, वो कराइए। और उसके बाद में ये होता है कि इन सब चीज़ों में एक जल्दी रिकवरी में फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल है जी। तो डॉक्टर श्वेता से पूछ ही लेते हैं। डॉक्टर श्वेता, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है हड्डियां फ्रैक्चर के बाद? जी, अगर आपका फ्रैक्चर प्लास्टर से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, जिसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप जब प्लास्टर उतर जाता है तो एक्सरसाइजेस से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर, जब जोड़ों की एक्सरसाइजेस कराई जाती है। फिजियोथेरेपी में वैक्स की थेरेपी है या फिर हीट पैक्स होते हैं, जिससे आप जोड़ को पहले एक सिकाई देते हैं और उसके बाद उन जोड़ों की एक्सरसाइजेस कराई जाती है, जो कि स्टिफ हो गया है, एक जकड़न में चला गया है, क्योंकि काफी देर तक प्लास्टर में रहता है तो जॉइंट हमारा इमोबिलाइज रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है, तो जोड़ थोड़ा सा कमजोर भी हो जाता है, मांसपेशियां भी थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो हमारा मेन पर्पज वहां पर ये रहता है कि जोड़ की एक्सरसाइज कराई जाए ताकि उसकी मूवमेंट प्रॉपर आए, और जो मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं उसकी ताकत की एक्सरसाइजेस कराई जाती है। और यदि ऑपरेशन किया गया है, इम्प्लांट डाला गया है अंदर, तो उसके लिए भी रिकवरी का फेज होता है, जिसके अंदर एक्टिव मोबिलिटी, शुरुआती तौर पे पेशेंट को किस तरह से चलना है, कैसे बिठाना है, अलग अलग जोड़ की अलग अलग एक्सरसाइज है कि कमर का फ्रैक्चर है या हिप की है, हिप जॉइंट का है, घुटने का है, तो जिस जोड़ का सर्जरी हुई है उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्सरसाइजेस की जाती है। हमारा पर्पज यही होता है कि जल्द से जल्द मरीज अपनी पुरानी अवस्था में फिर से चला जाए और अपना एक्टिव मोड पे जीने लगे। जी, नई दिल्ली से सरोज का एक सवाल है, जानते हैं जी। सरोज जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल कीजिए। नमस्कार जी, मेरा ये सवाल है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ और वैसे भी अकेली हूँ, मेरे पास और कोई नहीं है, तो डॉक्टर को मैंने दिखाया, मेरी स्पाइन उन्होंने बोला टेढ़ी है, आप का ऑपरेशन कर देते हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ जो ऑपरेशन कराऊं, तो उसका अलावा कोई अल्टरनेट, कोई एक्सरसाइज या कोई दवाई या कोई डॉक्टर साहब अगर बताएं तो मेहरबानी होगी। डॉक्टर साहब नमस्कार सरोज जी, जैसे आपने बताया कि आपकी स्पाइन टेढ़ी है, तो ये देखिए आपको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना होगा, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है, मतलब अलग होता है सब लोगों के लिए। पर यह है कि आपकी एज जैसे आप बता रहे ज़्यादा है, तो बुढ़ापे में थोड़ी स्पाइन टेढ़ी हो जाती है जी। तो इसके लिए ये है कि आप कुछ एक्सरसाइज करिए थोड़े स्पाइन के आसपास की मसल स्ट्रांग करने के लिए, और दूसरा कुछ एक ब्रेस आते हैं या बेल्ट बोलते हैं जिसको, वो लगा सकते हैं, जिससे आपको दर्द में आराम मिलेगा और आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं। डॉक्टर श्वेता, जैसे डॉक्टर विजय एक्सरसाइज करने को कह रहे हैं, तो अमूमन शुरुआती एक्सरसाइज या बड़े बुजुर्गों को कौन से करती रहनी चाहिए?
देखिए, अगर हम बात करें बोन हेल्थ की, तो बोन हेल्थ बहुत तरीके से अफेक्ट होती है वृद्धावस्था में, जहां पर जो बोन्स का कहते हैं घनिष्ठ जो कम हो जाता है घनत्व, जिसमें बोन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसे मरीज जिनकी बोन डेंसिटी कम है तो उनके लिए बहुत जरूरी है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस करना, जिसमें जर्क वाली मूवमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हम एडवाइज करते हैं कि आप वॉक करें, जो कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। दूसरा कि आप साइकिलिंग कर सकते हैं। जो स्टैटिक साइकिल्स होती हैं आजकल देखेंगे कि ओपन जिम बहुत जगह पे खुल गए हैं, जिसमें हम प्रमोट कर रहे हैं कि थोड़ा एक्टिविटी फिटनेस आप करें अपनी। तो स्टैटिक साइकिल में ये होता है कि आपको बैठ के सिर्फ पेडलिंग करनी है। सो वो आपका ओवरऑल बोन हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करती है। इसके अलावा लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेज है, जिसमें हम रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज भी कराते हैं हल्के वजन के साथ। और सारी एक्सरसाइजेज मैं फिर से फोकस करना चाहूंगी कि गाइडेंस के साथ करी जाती है। जरूर, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने देखा, आपने सीखा, आपने कर लिया, नहीं। प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक कस्टमाइज प्लान किया जाता है और हम उनको वो एडवाइस करते हैं कि हफ्ते में कितनी बार करनी है, कितने मिनट के लिए करनी है, क्योंकि WHO की गाइडलाइंस है जिसमें हम 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइजेस 3 से 4 बार हफ्ते में एडवाइस करवाते हैं। हाँ, तो अपने आप न करें, जरूर किसी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से पूछ के उसकी देखरेख में करें। रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है, जल्दी से जानते हैं। जी रमाशंकर जी, स्वागत है। मैं ये पूछना चाहता था कि जो पुरानी चोटें हैं जी, वो विशेष तौर से सर्दी और कुछ हवाओं के उसमें से जो है क्यों ज्यादा दर्द करती? डॉक्टर विजय। हाँ जी, नमस्कार रमाशंकर जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। ये हम देखा गया है कि जैसे कि जब सर्दी, स्पेशली जो मोच होती है, जब भी मोच जैसे होती है तो वो उसका जो दर्द होता है सर्दियों में बढ़ जाता है, हर सर्दी में। तो उसके लिए यही है क्योंकि जो वहाँ पर जो आपकी हीलिंग होती है वो एक उस टिश्यू से नहीं होती है जो पहले होता है, तो जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोसिस हो जाता है। तो इस कारण ये है कि सर्दियों में वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसके लिए प्रिकॉशन यही होता है कि हम सबको कहते हैं कि जैसे आपको घुटने में दर्द है या एंकल में दर्द है या कमर में, तो आप वार्म रखिए उस एरिया को। आप घुटने के आसपास नी कैप पहन सकते हैं, वार्म सॉक्स पहन सकते हैं। अपने आप को वार्म रखेंगे तो वो उसमें आपको कम दर्द होगा जब सर्दियाँ होंगी। वो स्टिफनेस होती है, अकड़ाहट होती है जो सर्दी में बढ़ती है, तो उसके लिए यही है कि आप अपने आप को वार्म रखिए। तो वही इसका एक सिंपल सा उपचार है। डॉक्टर विजय, आजकल जीवन शैली भी क्या काफी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि हम देख रहे हैं हड्डियों के बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं। हाँ, जीवन शैली तो है ही। अब आपका पहले बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल होता था, आप हर काम करते थे, आप मतलब गाड़ियां को कम यूज करते थे, पैदल ज़्यादा चलते थे। आपका चाहे वो आप यंगस्टर्स ले लीजिए, आजकल वो ज़्यादातर वीडियो गेम्स या कंप्यूटर गेम्स में होते हैं, बैठे रहते हैं, ना कि वो जाके प्लेग्राउंड पे खेलते हैं। तो उस कारण भी, क्योंकि आप जब भी खेलते हैं तो जो वेट बेरिंग चीजें होती हैं, जैसे दौड़ना हो गया, चलना हो गया, उससे आपकी हड्डियां मजबूत रहती है। शारीरिक गतिविधियां काफी कम हो गई हैं, तो कम हो गई हैं। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल है। और इसके साथ साथ क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, इसके कारण और भी बीमारियां होती हैं जो इनडायरेक्टली बोन हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। वो आपकी चाहे वो डायबिटीज़ हो जाती है क्योंकि आप इतना चलते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ जो फास्ट फूड आया है, खान पान जिसको कहते हैं, वो आजकल उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप अगर हेल्दी डाइट लेते हैं तो उसको इनडायरेक्टली आपकी पूरी बॉडी पे उसका असर पड़ता है और आप हेल्दी रहते हैं। जी, सिरसा हरियाणा से चावला जी का एक सवाल है। जी चावला जी, नमस्कार, स्वागत है। प्रकाश चावला, सिरसा हरियाणा जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, आप सभी को नमस्कार जी। मैं ये पूछता हूँ, कहता हूँ आज को चोट लग रहा है तो स्वाभाविक बन गए, क्योंकि रिहायशी इलाके ऐसे बन गए हैं, फर्शों का ऐसा हिसाब किताब है। जब भी चोट लगती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं भी यानी कैल्शियम वाली डाइट, जैसे पनीर वगैरह कहते हैं। तो पनीर में दो खासियत, एक तो ये पचाने में बहुत मुश्किल है, थोड़ा भी लीवर को 8 गुना जैसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। दूसरा, आजकल प्योरिटी तो है नहीं, तो उल्टा और हो जाता है। इस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है कृपया? इसके अलावा और कौन से कैल्शियम के स्रोत हैं, कृपया इन पर प्रकाश डालें। आपका धन्यवाद, आभार। डॉक्टर साहब, दूध पीने को जो अक्सर कहा जाता है, आपने कहा था। चावला जी सिरसा से आपको नमस्कार। आपने सही क्वेश्चन पूछा है। देखिए, कैल्शियम के बहुत सोर्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम तो दूध में देखा गया है या नॉन वेजिटेरियन डाइट में होता है। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, जैसे पालक वगैरह हो गया, मशरूम हो गए, इन सब में भी काफी हद तक कैल्शियम होता है। और इसके अलावा आजकल ना फोर्टिफाइड फूड्स भी आते हैं, मतलब जो फूड होते हैं जिसके अंदर कैल्शियम एडेड होता है। तो आप जैसे
जैसे तेल होते हैं, कुछ एक तेल होते हैं उनमें विटामिन डी फोर्टिफाइड होता है, मिल्क होता है फोर्टिफाइड विटामिन डी से, उन सब से भी आपको मतलब आपको कैल्शियम मिलता है। अब विटामिन डी की अगर बात करें, भी आपने जिक्र किया, आजकल अगर टेस्ट विटामिन डी कराते तो शायद 10 में से 8 या 9 लोगों का विटामिन डी बहुत कम आता है। उसका क्या कारण है? और जो एक सनलाइट बोली जाती है, कौन सी वाली सनलाइट बेस्ट होती है कि सूरज की किरणें आपके बॉडी पे पड़े? हाँ, अब ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम। आप देखिए, इसमें ऐसा है कि विटामिन डी आपके अंदर नेचुरली तब आती है जब आपका एक्सपोजर होता है सन से, और वो सन मिड डे सन होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सुबह वाला नहीं, मतलब अराउंड 11-12 बजे वाला। और उस टाइम में आपके डिपेंड करते हैं कि आपकी त्वचा कैसी है। अगर आप फेयर हैं तो कम सनलाइट से भी चल जाता है काम, अगर आप डार्क स्किन है तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है सनलाइट। तो आप लगा लीजिए 30 to 40 मिनट्स के करीब आपको मतलब सनलाइट चाहिए सफिशिएंट, और आपकी पूरी अपर बॉडी एक्सपोज होनी चाहिए, जो मुश्किल है आजकल की लाइफ में ना। तो आप इतनी देर कभी बाहर रहते हैं मिड डे में, तो इसी कारण ये देखा गया है कि जो विटामिन डी लेवल्स हैं ज्यादातर लोगों के बहुत कम आ रहे। तो फिर उसके बाद दूसरे सप्लीमेंट्स, हाँ, आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, वो बहुत ही इजी है। आप उसकी दवाई आती है, सैशे से भी आती है, आजकल गोलियां भी आती हैं, और आजकल तो लिक्विड फॉर्म में भी आता है, छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं विटामिन डी की, जो आप ले सकते हैं। उसको हफ्ते में एक बार लीजिए 12 हफ्ते तक, उसके बाद में हर महीने एक बार भी लीजिए, तो आपका विटामिन डी सफिशिएंट लेवल में रहता है। जी, निजामाबाद से चंद्रशेखर रेड्डी का एक सवाल है। जी चंद्रशेखर जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा सीनियर सिटीजन हूँ मैं जी। ये हड्डियों का मजबूती के लिए हमें क्या करना चाहिए, जरा बता दीजिए। बड़े बुजुर्गों की हड्डियां। जी जी चंद्रशेखर जी जवाब दे रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार चंद्रशेखर जी। देखिए, आपको हड्डी मजबूत रखनी है तो आप को 3-4 चीजें जो करनी है। सबसे पहले तो आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए, आप थोड़ा चलिए फिरिए, वॉक करिए, रोज कोशिश करिए 20 से 25 मिनट वॉक करें। वो दौड़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल ब्रिस्क वॉक भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा आप अच्छी अपनी डाइट रखिए, कुछ कैल्शियम रिच डाइट रखिए, और तीसरा ये है कि आप अपने किसी भी तरीके से अपना विटामिन डी को अपना अच्छा रखिए। डॉक्टर साहब, हिसार से राजेंद्र जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार। नमस्कार जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब से ही जानना था, योगा से भी क्या मतलब हड्डियां मजबूत होती हैं हमेशा, जो आप बता रहे, अच्छा अगर वजन ज्यादा होने से भी हड्डियां क्या कमजोर होती हैं, ये जानना था। और जो बच्ची आजकल ज्यादातर मोबाइल पे ही मतलब बैठे अपना गेम देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो क्या बच्चों के लिए हिदायत है क्या जब ये कुछ समय अपना योगा के लिए और वर्जिश के लिए, खेलने कूदने के लिए निकाले तो अच्छा रहेगा। नमस्कार जी। नमस्कार राजेंद्र जी। पहले डॉक्टर श्वेता आपसे शुरू करते हैं, एक्सरसाइज और योग का जो इन्होंने बोला है। जी राजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बच्चों से शुरुआत करना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा, बच्चे आजकल इंडोर एक्टिविटीज पे ज्यादा निर्भर होने लग गए हैं, मोबाइल के अधीन हो गए हैं, ज्यादातर घर में ही रहने की कोशिश रहती है उनकी, बाहर नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। आप घर से बाहर निकलें, पार्क में जाएं, ग्रुप्स में जाएं। जैसे हम पहले के जमाने में बात करते थे ना कि इकट्ठे होकर सब गेम खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों को करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शुरुआत से ही अगर हम बोन का ध्यान रखेंगे तो आगे जाके जो प्रॉब्लम्स हमें अर्ली फेज में आती हैं, जैसे कि लेट एज में ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपीनिया है, या फिर जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हमें अर्ली फेज में नहीं आएंगी। और आजकल आप ये देखें कि बच्चों के खान पान की भी परेशानी है, कि जंक फूड बहुत खाने लग गए हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं घंटों। आप देखेंगे, क्योंकि बीच में कोविड के दौरान जब ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा हुई थी, ऐसे में बच्चे हमारे पास कंप्लेंट लेके आ रहे थे कि गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, जो कि इस उम्र के बच्चों को नहीं शिकायतें होती थी। तो ये एक रीजन है कि आप अपने बॉडी के पोस्चर का ध्यान नहीं रख रहे, अपनी बोन की मोबिलिटी नहीं कर रहे, जॉइंट की मोबिलिटी नहीं कर रहे। तो बच्चों के लिए तो बेहद जरूरी है कि शुरू से ही उनको घर परिवार के लोग जो गाइड करे, उनकी रिस्ट्रिक्शंस बना के रखें कि नहीं, ये चीजें आपने नहीं करनी है, बाहर की एक्टिविटीज करनी है, बॉडी को मोबाइल रखना है। जी।
और जैसे कि आपका दूसरा सवाल था कि क्या योगा से या एक्सरसाइज से बोन हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये एक एज के बाद जो बोन के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शंस कम हो जाती है, हमारे शरीर में नहीं बनता है ना, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसका ख्याल शुरुआत से ही रखें। तो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 20 से 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी ही करनी है, जिसमें बहुत ही स्लो पेस की एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। जैसे आप ब्रिस्क वॉक करें, सैर करें और साइकिलिंग कर सकते हैं। हल्का फुल्का वेट पकड़ के हाथों में आप खड़े होकर कुछ एक व्यायाम कर सकते हैं, जो कि आप खड़े खड़े करेंगे तो आपकी बोन के ऊपर उसका प्रेशर आता है। जब प्रेशर आएगा तो बोन के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बेटर होगी, तो इससे आपके बोन की हेल्थ में सुधार आएगा। डॉक्टर साहब, मोटापे का जो इन्होंने पूछा था वो उससे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच त्रिपुरा से अविनाश सुने, पहले अविनाश जी का सवाल जानते हैं। जी अविनाश जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मेरा एक सवाल ये है कि कई बार देखते हैं कि हमें एक दो साल पहले अगर कहीं चोट लग गई हो जॉइंट पे और बाद में सर्दियों के मौसम में वो चोट बहुत ही पेन देता है, तो हम क्या करते हैं कि कहीं भी किसी फार्मासिस्ट जाके पेन किलर मंगवा के खा लेते हैं। तो ये आगे चल के क्या हमें नुकसान कर सकता है? क्योंकि देखिए पेन किलर खाने में भी ऐसा बोला जाता है कि ये किडनियों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और हड्डियों के लिए पता नहीं क्या होगा। तो इसके बारे में जानना है कि ये क्या आगे चल के खतरनाक साबित हो सकता है। जी अविनाश जी ने जो डॉक्टर विजय पूछा सवाल कि चोट लग गई, वैसे भी अगर हमें कोई हड्डियों की प्रॉब्लम होती है या कुछ होती है तो हम ज्यादातर अड़ोस पड़ोस से पूछ के या करके खुद ही अपना इलाज करने लगते हैं, तो वो कितना खतरनाक है और डॉक्टर को कब संपर्क करना चाहिए? अविनाश जी नमस्कार। आपका जो सवाल है कि पेन किलर ऐसे नहीं लेना चाहिए, ओवर द काउंटर जिसको कहते हैं पेन किलर, वो ना लीजिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म तक पेन किलर लेंगे तो उसका आपकी किडनी पे जरूर असर पड़ेगा, नहीं तो और पेट के अंदर अल्सर भी हो सकता है। ऑफ एंड ऑन पेन किलर ठीक नहीं है लेना। अगर सर्दियों में आपका बढ़ जाता है, जो पुरानी चोट है वो दोबारा से दर्द करने लगती है, तो उसको थोड़ा गर्म रखिए, उसको मतलब उस एरिया को, तो उससे आपको या थोड़ा सा गर्म पानी का सेक कर लीजिए, हॉट वाटर फर्मेंटेशन होता है, उससे भी आराम मिलेगा। आप मतलब रैंडमली या कभी भी पेन किलर लेना आपके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, ये नहीं करना चाहिए एकदम भी। और इसीलिए, और दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि कब आपको क्या संकेत मिले कि आप जाके ऑर्थोपेडिक को दिखाएं? देखिए उसमें ये है कि वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की बीमारी हो रही है। मान लो कि घुटनों में दर्द हो रहा है, वंस इन अ वाइल होता है तो ठीक है, आपने मतलब इनिशियल में आपने थोड़ा गर्म पानी का सेक किया और ठीक हो गया तो ठीक है, पर आपको अगर वो परसिस्टेंटली हो ही रहा है तो आपको जरूर जाके दिखा देना चाहिए, उसका एक्सरे होना चाहिए और फिर वो डॉक्टर दे के आपको कुछ दवाई देंगे, या दवाई से ज़्यादा अर्ली स्टेज में फिजियोथेरेपी का बहुत रोल होता है कि आपको, क्योंकि ना वो आप एक्सरसाइजेस करेंगे उस जॉइंट के आसपास की, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। लेकिन उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट के देखरेख में ही करना चाहिए। हाँ, उसको फिजियोथेरेपिस्ट के देखरेख में ही करना चाहिए। वो स्पेसिफिक देखिए जिस तरीके से वो आपको सलाह दे। वो एक्सरसाइज एक होती है, आप एक्सरसाइज फिटनेस के लिए करते हैं जो जनरल एक्सरसाइज होती है, और एक एक्सरसाइज होती है जो फिजियोथेरेपी होती है, जो एक डेडिकेटेड एक्सरसाइज होती है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में। वो आप सुपरविजन में करिए, आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, वो आपको एक्सरसाइज समझा देंगे, आप घर पे उसको कर सकते हैं उसके बाद में। इंदौर से हसीना का सवाल है। जी हसीना जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है मैडम, जैसे कि अपने घुटनों में दर्द है, जकड़न है, तो ये एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है क्या? और दूसरा सवाल है ये कि जैसे अपने घुटनों में ये दर्द है तो वजन नहीं उठाना चाहिए, 10-15 किलो भी वजन नहीं उठाना चाहिए क्या? हसीना जी आपकी एज बताएंगे आप पहले मुझे? मैडम 40 की उम्र में अगर आपको घुटने की जोड़ में दर्द हो रहा है तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने घुटने के इर्द गिर्द की जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूती देना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं यही आपको एडवाइस करूंगी कि आप फिजियोथेरेपी, जो भी आपके घर के नजदीक कहीं फिजियोथेरेपी सेंटर है या सरकारी अस्पताल कहीं है जहां फिजियोथेरेपी की सुविधा है, वहां जाकर आप फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लें। सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि फिजियोथेरेपी में एक होता है पेन मैनेजमेंट, जिसमें हम बहुत सारी मशीनों के द्वारा जॉइंट के पेन को कम करते हैं, और सेकंड होता है मसल की स्ट्रेंथनिंग, यानी कि मसल को मजबूती देने की बहुत सारी मशीनें हैं जिससे मसल की ताकत बढ़ती है। तो आप पेन मैनेजमेंट से अपने पेन को कम कर सकती हैं घुटने के जोड़ के,
और साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस जो है वो हम एडवाइस करते हैं आपको कि किस तरह से घुटने की एक्सरसाइजेस से आपको जो उसकी मांसपेशियां उसको मजबूत बनाना है, और उठने बैठने के तरीके, किस तरह से वजन उठाना है, घुटने को किस पोजीशन में रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको, ये सारी चीजें आपको एक प्रॉपर सेंटर पे जाकर एडवाइस दी जाएगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें और आप किसी भी नजदीकी फिजियोथेरेपी सेंटर पे जाकर एक्सरसाइज सीख सकती हैं। दिल्ली से धर्मवीर जी का सवाल है। धर्मवीर जी नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए। जी मैम नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी चीज करनी चाहिए इंसान को कि जो शरीर की जो कैल्शियम एक होती है हड्डियों में ग्रीस, कहते हैं कि ग्रीस अगर कम हो जाए तो ऑटोमेटिक हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है, चटक जाती है, कहीं भी गिर जाए तो टूट जाती है। बुजुर्ग लोग पे ऐसे ही होता है। जो कैल्शियम ग्रीस जो होती है शरीर के अंदर, हड्डियों के अंदर, उसको बढ़ाने के लिए हम ऐसी क्या डाइट खाते रहें कि जिससे हमारी हड्डियां कमजोर न पड़ने पाए। और एक कहते हैं कि ये जो हमारा मखाना होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम इसमें ही होता है। डॉक्टर साहब ने एक बार बताया था, जिसको मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका सही बात है ये? हाँ नमस्कार धर्मवीर जी। हाँ जैसे आपने बताया, देखिए हड्डियां दो टाइप, एक तो होता है जो ग्रीस जिसकी बात करें वो जोड़ में होता है, और हड्डी के एंड पे जैसे घुटना हो गया, कूला हो गया, एंकल हो गया, ये सब जोड़ है, उनके अंदर ग्रीस होता है और उसकी मूवमेंट के लिए ग्रीस की जरूरी होता है। और जैसे जैसे एज होती है तो ग्रीस थोड़ा कम होता जाता है, घिसने लगता है जोड़। तो आपको अगर ग्रीस मतलब जोड़ ना घिसे, उसके लिए ये कि जो वेट बेयरिंग होता है, जो जोड़ जैसे एंकल हो गया, हिप हो गया, नी हो गया, उसमें आप वेट बेयर करके चलेंगे और रोज 20 से 30 मिनट आप चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 से 10,000 स्टेप चल रहे हैं, तो आपको उसके अंदर ग्रीस कम जल्दी नहीं होगा। एज के साथ जो होगा वो तो होगा ही। दूसरा जो कैल्शियम है, कैल्शियम जरूरत होती है हड्डी के लिए, ताकि आपकी हड्डी मजबूत रहे। तो उसमें आपको वही है कि आपको अपना डाइट अच्छा रखना है, कैल्शियम रिच, आपको जैसे मखाने अच्छे कैल्शियम होता है, हाँ उसमें भी कैल्शियम होता है। दूध हो गया, नॉन वेजिटेरियन डाइट होगी, उन सब में कैल्शियम काफी होता है। सोया मिल्क को भी जो आजकल, हाँ सोया मिल्क भी आप ले सकते हैं। अनिल इंदौर से, उनका एक सवाल है। जी अनिल जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैडम, हमारा जो लोग मेरे बैंक में लगातार 8 घंटे 10 घंटे बैठकर काम करते हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, तो उनको अपने कमर दर्द, घुटने के दर्द से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, खास करके सर्दियों के दिनों में? जी, जो खड़े काम करते हैं, काफी टाइम तक एक ही पोस्चर पे खड़े रहते हैं, या बैठने की भी हम बात करें तो? जी अनिल जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि किसी भी पोस्चर में अगर आप लंबे समय तक रह रहे हैं, चाहे वो खड़े होने का पोस्चर है या बैठे रहने का पोस्चर है, वो आपके शरीर में परेशानी देगा ही देगा। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल एडवाइस है कि हम कहते हैं कि हर 40 मिनट के बाद आप अपने पोस्चर को बदलें, जिसमें आप थोड़े बहुत हलचल कर सकते हैं, जोड़ों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आजकल डेस्क स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत कॉमन है, जो हम हर डेस्कटॉप वर्कर्स को, या जो ऑफिस में घंटों बैठ के काम कर रहे हैं या खड़े रह के काम कर रहे हैं, जिनका प्रोफेशन ऐसे है, जैसे आप देखेंगे शेफ है, किचन वर्कर्स हैं, या जो गार्ड्स हैं जिनको खड़े रहने की ड्यूटी करनी पड़ती है, तो वो हमारे पास अक्सर इस तरह की परेशानियां लेके आते हैं कि हमारे कमर में, गर्दन में, घुटनों में दर्द है। तो उनको बहुत ही सिंपल बेसिक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस है, जोड़ को चलाने की एक्सरसाइजेस है, ये एडवाइस की जाती है। और साथ साथ एक स्थिर पोस्चर में आप अपनी बॉडी को नहीं रखें, उससे जकड़न और अकड़न की शिकायतें ज्यादा आती है, मांसपेशियां थोड़ी तनाव में चली जाती है। दूसरा, आपने कहा ठंडी में डेफिनेटली ये परेशानियां बढ़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, ठंड में सिकुड़ जाता है ना, कहते हैं ठंड से सिकुड़ गए, अकड़ गए, तो मांसपेशियां डेफिनेटली थोड़ा कॉन्ट्रैक्टाइल और छोटी पोजीशन में चली जाती है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें हम कहते हैं ना शरीर को स्ट्रेच करें, खोलें, इस तरह के व्यायाम करें जिसमें मांसपेशियां आपकी खुलती है ज्यादा, तो उस पर फोकस ज्यादा करना पड़ता है। डॉक्टर विजय, जैसे एक सवाल आया था, और अक्सर हम ये कह रहे हैं कि घूमें फिरें और अपने शरीर में शारीरिक गतिविधियां रखें। एक और सवाल आया था कि क्या मोटापा भी हड्डियों के लिए दिक्कत पैदा करता है, कमजोर होती है? हाँ, आपने सही सवाल पूछा। मोटापा से बहुत फर्क पड़ता है। एक तो लॉजिकली ये, अगर वेट ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही आपको सहन करना पड़ेगा, तो उससे ये है कि आपके घुटनों पे, कूलों पे उतना ही वेट आएगा, तो उस कारण भी है। दूसरा ये है कि आपका अगर मोटापा है तो आपको अगर मान लो साथ में डायबिटीज होने का काफी ज्यादा रिस्क रहता है, मोटापा के साथ साथ और बीमारियां का होता है, उसका भी इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है बोन हेल्थ पे। तो ये आपको अपना वेट कंट्रोल में रखिए। आप वेट कंट्रोल में रखेंगे तो आपको जो हड्डी की बीमारी, स्पेशली जोड़ों की जो बीमारी है, जो घुटने का दर्द है, ये इसमें आपको काफी राहत रहेगी। और ये देखा गया कि जिनको घुटनों में दर्द है वो वेट कम करते हैं तो उनको बहुत राहत मिलती है। ये एक मतलब जी।
यानी हड्डियों को हम एक साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ आवर बॉडी कह सकते हैं। तो किन चीजों का एक वाइंड अप हम करें तो खास ध्यान रखें, खासतौर से बच्चे, क्योंकि अब ये बड़े होंगे और हड्डियों की इनकी प्रॉब्लम होगी तो वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक वो समस्या हो सकती है। हाँ, जहाँ तक बच्चों का है, देखिए उनको ये है कि वो एक्सरसाइज करें, एक अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ें, कंप्यूटर गेम्स छोड़ें और प्लेग्राउंड में जाएं, खेलें कूदें। उससे दो चीज़ें, सनलाइट एक्सपोजर भी होगा, आपकी विटामिन डी भी अच्छी बनेगी उसके कारण। दूसरा ये है कि आपकी एजिलिटी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी जोड़ों में। और उसके साथ साथ जब आप खेलते हैं तो आप एक बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं एंडोर्फिन्स। वो ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो वो भी होगा। और इसके साथ साथ आप एक अच्छी डाइट लीजिए, दूध पीजिए, हम सबको बोलते हैं आप दूध पीजिए, फोर्टिफाइड मिल्क लीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लीजिए, जंक फूड से दूर रहिए। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही एम्स में ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार और राम मनोहर लोहिया अस्पताल की वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्वेता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव में ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।